हाय फ्रेंड्स, मैं विनाश कुमार आप लोग का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने बताया था कि आप लोग का ये शिक्षण का सेशन चल रहा है, ठीक है। आज ये हमारा मैराथन दूसरा होगा, लेकिन ये जो है हिंदी का देखा जाए तो पार्ट 3 होगा, ठीक है। इसके पहले मैं हिंदी का 2 शिक्षण पढ़ा चुका हूँ। इसको देखने से पहले आप हिंदी का वो दो शिक्षण आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है। जो चीज़ें मैं उस शिक्षण में बता चुका हूँ वो दोनों वीडियो में, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें जो बाकी सब बचा हुआ था शिक्षण का पार्ट हिंदी का, वो बाकी सब इसमें आपको पूरा मिल जाएगा एक ही जगह। और इसके पहले मैंने कल के डेट में आप लोग को मिला होगा मैराथन पर्यावरण का, ठीक है। जितने सारी पॉसिबिलिटी बन रही थी क्वेश्चन की, जहाँ जहाँ से मैंने सारी पॉसिबिलिटी उसके अंदर इंक्लूड कर दी हैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट में और ट्रिक के साथ आप लोग बने रहिए। आगे और भी शिक्षण, इसके बाद में मैथ, फिर इसके बाद साइकोलॉजी, फिर लास्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आप लोग को मैं जितने भी प्रॉब्लम हैं, जैसे जो वर्ड हैं जो आते हैं आपको ऑप्शन में, जो वर्ड आते हैं जिनका अर्थ हमको पता नहीं चल पाता, जिसकी वजह से क्या है हम क्वेश्चन को फाइंड नहीं कर पाते हैं, ऐसा मैंने बहुत सारा वर्ड बना के रखा हुआ आपके लिए एकदम ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। आप लोग को वो चीज़ मैं प्रोवाइड कराऊंगा लास्ट में, और उससे आप लोग के लिए बहुत हेल्प मिली है, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ उसको आप लोग एक बार जाके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्त जब वीडियो पसंद आता है तो थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है, ताकि मैं और जल्दी वीडियो ला सकूँ। और वीडियो मुझे लाने में इसलिए थोड़ा सा देर हो जाता है क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ पर थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट सही से रहती नहीं है, इसलिए थोड़ा वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो मैं वीडियो अब तक बहुत सारा आप लोग के लिए ला दिया होता, ठीक है। तो चलिए आज ये हिंदी का शिक्षण जो बचा हुआ भाग है उसको आज स्टार्ट करते हैं। और 2 पार्ट आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने अधिगम अर्जन पढ़ा दिया है, सहायक सामग्री पढ़ा दिया है, शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। आज जो हमारा ये पाठ्य पुस्तक से है, ठीक है, 3 चीज़ मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। आइए आज हमारा होने वाला है पाठ्य पुस्तक, ठीक है। आज हमारा क्या होने वाला है, पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक का मतलब पाठ्य प्लस पुस्तक। पुस्तक के अंदर जो पाठ दिए होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वो पाठ का महत्व क्या है, उसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, उसकी छपाई कैसी होनी चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पढ़ने जो हमारी पाठ्य पुस्तक हो क्या है, एक पढ़ने की पुस्तक होती है, एक पढ़ाने के लिए पुस्तक होती है। पुस्तक 2 प्रकार की होती है, एक क्या है हम खुद पढ़ते हैं टीचर, ठीक है, एक पढ़ाने के लिए होती है। तो कहने का मतलब है जो पाठ्य पुस्तक है वो पढ़ते भी हैं, हम क्या पढ़ते हैं उसको पढ़ाते भी हैं। अगर बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं उसको पढ़ा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। कक्षा कोर्स के अनुरूप, मतलब जो हमारी बुक होगी, जो हमारी किताब होगी, वो हमारा क्या कक्षा के अनुरूप होनी चाहिए। अगर हम क्लास 3 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बुक जो है 3rd के अनुसार होनी चाहिए, उनकी मानसिक क्षमता के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं हर एक पॉइंट को लेके यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत, बस पूरा पाठ्य पुस्तक बस इतने में ख़त्म है, समझ लिए, बस यही आपको पढ़ना है। अब पाठ्य पुस्तक से एक भी क्वेश्चन अगर कहीं से बाहर जाएगा तो फिर बताइएगा हमको। आइए आगे दिया है पाठ्यक्रम के अनुसार संस्थान द्वारा अनुमोदित। संस्थान द्वारा अनुमोदित मतलब जो संस्था है जिसने इसको बनाया हुआ इस बुक को, ठीक है, उसकी बात करें, संस्था द्वारा अनुमोदित हो। पहला था पढ़ने की पुस्तक, पढ़ाने की पुस्तक, कक्षा कोर्स के अनुरूप, पाठ्यक्रम के अनुसार, संस्थान द्वारा अनुमोदित। आइए आगे देखते हैं परिभाषा इसकी क्या होने वाली है। वह वस्तु जो कक्षा या कोर्स के संपूर्ण पाठ्यक्रम को, एक बार फिर से, वह वस्तु जो कक्षा या कोर्स के संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर लिखी गई हो तथा उपयुक्त संस्थान द्वारा अनुमोदित हो, उसे पाठ्य पुस्तक कहते हैं। कहने का सेंस ये है कि जो भी हमारी वह वस्तु जो कक्षा या कोर्स के संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर, मतलब जो उसके अंदर हम चैप्टर इंक्लूड किए हैं वो क्या उस कक्षा के अकॉर्डिंग, विषय वस्तु की बात हो रही है ना, तो कक्षा के अकॉर्डिंग उसकी मानसिक क्षमता, उसके पूर्व ज्ञान, इन सब चीज़ों को क्या है आप ध्यान में रखते हुए उस किताब को क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। उसे को क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक। आइए आगे देखते हैं पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या है। पाठ्य पुस्तक का महत्व, पहला पॉइंट इसमें, पाठ्य पुस्तक शिक्षा हेतु अनिवार्य है। पाठ्य पुस्तक
शिक्षा हेतु अनिवार्य, अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा देने के लिए पाठ्य पुस्तक होनी जरूरी है। आखिर आपको कोई तो माध्यम चाहिए जिसके जरिए क्या है बच्चों को अपने ज्ञान को क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पुस्तक होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, पाठ्य में संपूर्ण पाठ्यक्रम एक स्थान पर ही नियोजित हो। एक स्थान पर नियोजित का मतलब है पाठ्य में संपूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ्य में मतलब किताब में संपूर्ण पाठ्यक्रम मतलब जैसे 1 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4, ये क्या है, एक ही जगह नियोजित होनी चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे बुक खोलते हैं, बुक का जैसे हमारा फर्स्ट पृष्ठ होता है, पहला पेज होता है, उस पेज पे दिया रहता है कि फला फला पेज पे फला चैप्टर, ठीक है, सेकेंड चैप्टर इस पृष्ठ से इस पृष्ठ के बीच है, थर्ड चैप्टर इस पृष्ठ से इस पृष्ठ के बीच है। वही हमारा क्या है, पाठ्य में संपूर्ण पाठ्यक्रम मतलब पाठ्य जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या है, जो पाठ्यक्रम एक ही जगह नियोजित होने चाहिए। कहाँ पे, सिर्फ एक जगह नियोजित होने चाहिए। आइए आगे देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तक शिक्षक और छात्र के बीच की कड़ी है। मतलब टीचर और स्टूडेंट को जोड़ने की क्या ये एक कड़ी है। जो बुक्स है, जो किताब है, ये क्या है, शिक्षक और छात्र, टीचर और स्टूडेंट को जोड़ने की क्या होती है, ये एक कड़ी होती है। आइए आगे देखते हैं, जोड़ने की एक कड़ी है। अब अगला देखते हैं पाठ्य पुस्तक के गुण। पाठ्य पुस्तक के गुण क्या क्या होते हैं। पाठ्य पुस्तक के गुण बालक के स्तर के अनुकूल होने चाहिए। किसके, हमने पहले ही अभी कुछ देर पहले ही बात किया है कि जो भी पुस्तक क्या है, बालक के मानसिक क्षमता, उसके पूर्व ज्ञान, इन सब के क्या है, अनुरूप होनी चाहिए। तो उसका एक ये गुण है, उस किताब की एक प्रॉपर्टीज है, एक गुण है कि वो जो है बालक के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए या अनुकूल होती हैं या अनुकूल बना जाता है। देखिए पाठ्य के गृह कार्य, यहाँ पे ये सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, पाठ्य की भाषा सरल सहज एवं रोचक। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए, एग्जाम में यहीं से आएगा ये पॉइंट, ठीक है, डैश बना लीजिएगा इसको। पाठ्य की भाषा सरल सहज एवं रोचक होनी चाहिए। जो पाठ्य की भाषा है, जो उसमें शब्द हैं वो क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, सहज होने चाहिए और रोचक होने चाहिए। मतलब जो लिखावट है वो क्या है, आकर्षक होनी चाहिए, जो क्या करे, बच्चों को अपनी तरफ क्या करे, आकर्षित करे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है, पाठ्य पुस्तक आकर्षक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक जो किताब है, किताब का फर्स्ट पेज जो उसका होता है ना कवर पेज, उस पर फूल पत्ती वगैरह ऐसी चीज़ें बननी चाहिए जिसको क्या है, बच्चा देख के आकर्षित हो, उसकी तरफ खींचा चला जाए। तो क्या होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक आकर्षक होनी चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्य के गृह कार्य। पाठ्य के गृह कार्य की समुचित व्यवस्था होती है। जो पाठ्य में जो गृह कार्य ना, उसकी क्या एक समुचित व्यवस्था होती है। एक उसका संकुच, जैसे हम क्या एक बाधे में नहीं कर रहा है, समुचित मतलब एक सीरीज की बात कर रहा है, ठीक है, एक लेवल की बात कर रहा है। वो समुचित क्या होता है, व्यवस्था होती है, ठीक है। पाठ्य के गृह कार्य जो हम दत्त कार्य देते हैं, गृह कार्य का मतलब दत्त कार्य होमवर्क, ठीक है, वो क्या होती है, समुचित होनी चाहिए। मतलब जो उसकी मानसिक क्षमता है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, ठीक है, जो चीज़ें उसको पता है उसके अनुरूप ही होनी चाहिए, जिसको क्या करे वो आसानी पूर्वक बालक कर सके। आगे देखते हैं, संपूर्ण सूचनाएं। संपूर्ण सूचनाएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। इस पुस्तक में क्या पाठ्य पुस्तक के गुण ये होते हैं कि संपूर्ण सूचनाएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। मतलब सारी सूचनाएं आपके फर्स्ट पेज पे ही मिल जाती हैं कि फला फला चैप्टर फला फला पृष्ठ के अंदर है। तो क्या एक ये सूचनाएं आपको एक ही पृष्ठ पे क्या होती हैं, मिल जाती हैं। संपूर्ण सूचनाएं एक ही पृष्ठ मतलब फ्रंट पेज पे मिल जाती हैं, जहाँ पे विषय वस्तु का क्या श्री लिखा होता है, पाठ्यक्रम, जैसे हमने भी बताया। आगे आइए, आगे कह रहा है कि चित्र रंगीन होने चाहिए, जो उसमें फिगर बने। जैसे चैप्टर कोई है, चैप्टर के अंदर कोई भी मान लीजिए चैप्टर है, उसमें जो कविता दी हुई है, जो उसमें फल बने हो, क्या कलर वाले फल बने हो, जो शब्द लिखे हो क्या रोचक हो, जो क्या करे बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करे, ठीक है। चित्र रंगीन होने चाहिए। चित्र जो सादा नहीं, कलरफुल होना चाहिए, जिससे बच्चे क्या होते हैं और आकर्षित होते हैं। चित्र भाव प्रधान। चित्र भाव प्रधान, इसको आप याद रखिए। भाव प्रधान का मतलब होता है चित्र जो है अलग अलग मोमेंट के जो है क्या उसमें होने चाहिए। खेलने समय का चित्र, ठीक है, खाना खाते समय का चित्र, माँ बाप का आशीर्वाद लेते समय का चित्र, दोस्तों के साथ बैठने के समय का चित्र। वहाँ भाव प्रधान, वहाँ पे क्या एक भाव उत्पन्न करे,
एक भाव वहाँ पे उत्पन्न हो, फिगर को देखते ही पता चल जाए कि वो क्या कर रहा है। जैसे टीचर है, क्या है, टीचर का आशीर्वाद ले रहा है अगर बच्चा, तो एक भाव वहाँ प्रकट हो रहा है। दादा का पैर छू रहा है बच्चा, वो एक भाव प्रकट हो रहा है वहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, चित्र भाव प्रधान होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं पाठ्य पुस्तक की भाषा। पाठ्य पुस्तक की भाषा, पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुकूल, बहुत बार बात हो चुकी है, ठीक है, बच्चों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए और छोटे छोटे शब्द से निर्मित हो। जो उसके शब्द होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। जो उसमें शब्द लिखे गए हैं, शब्दों के मिला के, शब्दों से मिला के जो वाक्य बनाया गया है, उसमें जो वाक्य में जो शब्द होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। आगे ये देखते हैं कि यहाँ पे भाषा के विविध रूपों का अध्यापक द्वारा प्रयोग होना चाहिए। मतलब जब अध्यापक पढ़ा रहा है तो उसमें क्या है, उसके अंतर्गत जितने भी सारे नियम आते हैं, जैसे नियम तो नहीं हम कह सकते, ठीक है, बच्चा है, विविध रूपों का अध्ययन, मतलब उसमें जितना हो सके टीचर क्या करना है, अपने तरफ से बच्चे को बताना उसके मानसिक क्षमता के अनुसार, उसके पूर्व ज्ञान के अनुसार, उसके कक्षा के अनुसार, उसके अनुकूल। थर्ड का बच्चा है तो उसी हिसाब से क्या है, उसके शब्द को बढ़ाइए, शब्दकोश उसको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करवाने की आप कोशिश कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, विषय सामग्री। विषय सामग्री क्या होती है, बच्चों के स्तर, जो विषय सामग्री हो, सहायक सामग्री, जो विषय सामग्री हो बच्चों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। किसके, बच्चों के स्तर के अनुकूल। ये जो पॉइंट है बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, अनुकूल, ऊपर भी रिपीट हुआ था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। कोई उद्देश्य होना चाहिए उसमें, कोई भी अगर क्या है विषय सामग्री जो है उसका क्या है, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। बालक के घर को, बालक के घर परिवेश से जुड़ी हो, बालक के घर परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। जो सामग्री हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए रोचक हो, विविध वैविध्यपूर्ण हो, ठीक है, विविध वैविध्यपूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी से इतर दूसरी भाषा के शब्द। इतर मतलब क्या होता है, इतर मतलब होता है के अलावा, ठीक है, के अलावा। ये कह रहा है कि हिंदी से इतर दूसरी भाषा के शब्द को स्थान देना चाहिए। हिंदी के अलावा भी क्या है, उसमें कुछ अदर, ठीक है, भाषा भी उसमें होनी चाहिए। अब ये कह रहा है बालक के पूर्व ज्ञान से संबद्ध होनी चाहिए। संबद्ध मतलब जुड़ी होनी चाहिए, संबंध, संबद्ध। बात ये की है कि उसके पूर्व ज्ञान से बधी हो, जुड़ी हो। आगे ये विषय सामग्री लोकोक्ति, मुहावरे, नाटक, लोकगीत तथा लोक विधा प्रधान होनी चाहिए। मतलब जो भी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं उसको बता रहे हैं, कहानी के माध्यम से, मुहावरे, नाटक के माध्यम से, उसमें क्या है, कोई ना कोई प्रधानता होनी चाहिए, चाहे प्रकृति के अनुरूप या समाज के अनुरूप या पर्यावरण के अनुरूप, ठीक है, ये होना चाहिए। अनुकूल भी कह सकते हैं, अनुरूप का मतलब अनुकूल, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आगे ये यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है बालक के पूर्व ज्ञान से संबद्ध होनी चाहिए। ये भी हो गया, विषय के लोग ये भी हो गया। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, आप रोजगार परख, जो शिक्षा हम दे रहे हैं क्या उससे रोजगार मिलना चाहिए। ऐसी आप शिक्षा दें जिससे क्या है बालक अपनी लाइफ को बेहतर बना सके, अपने जीवन को और अच्छा बना सके, और उससे क्या है उसको कोई रोजगार मिले जिससे उसकी क्या है दिनचर्या या जीवन व्यापन वो कर सके। अब बस एक पॉइंट और बचा हुआ है कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न कैसे होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, बहुविकल्पी होने चाहिए। थोड़ा बालक ऊपर चला गया तो अति लघुत्री ले लीजिए, ठीक है। कुछ होता है कारण बताना, कुछ होता है नाम बताना, किसी के बारे में अपना विचारधारा रखिए। इन सब चीज़ों के हिसाब से क्या उसमें प्रश्न होने चाहिए। अगला कह रहा है बच्चों के स्तर के अनुकूल, ये बात बार बार हो चुकी है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। पाठ्य पुस्तक के अक्षर, आप जो पाठ्य पुस्तक है उसके अक्षर कैसे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। बड़े बड़े शब्द क्या होते हैं, बड़े बड़े शब्द नहीं है, अक्षर बड़े बड़े होने चाहिए, शब्द छोटे छोटे होने चाहिए, और शब्द रोचक होने चाहिए, मतलब जो अपने तरफ आकर्षित करे, रंगीन चित्र होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, छपाई आकर्षक होने, छपाई आकर्षक होनी चाहिए, वही फिगर रंगीन होनी चाहिए। और जो शब्द है उसकी छपाई क्या है, एक उसकी साइज होनी चाहिए जिससे बालक क्या उसकी तरफ आकर्षित हो सके। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड
ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। पाठ्य पुस्तक क्या है, इसमें हमने क्या बताया, पाठ्य पुस्तक की परिभाषा, पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या है, अब पाठ्य पुस्तक के गुण क्या है, अब पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक की भाषा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, विषय सामग्री क्या होती है, और हमने क्या बताया यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न कैसे होने चाहिए, और जो लिखावट है अक्षर वो कैसे होने चाहिए, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें हो गई। ये पॉइंट जो यहाँ पे दो दिख रही है, दोनों पॉइंट आप इसके अंदर लिखेंगे, किसमें, पाठ्य पुस्तक का महत्व में। पाठ्य पुस्तक के महत्व में ये दोनों पॉइंट है कि मुख्य पृष्ठ सुंदर और आकर्षित होने चाहिए। जो मुख्य पृष्ठ है, जो दफ्ती वाला बना होता है ना बाहर का, वो ऐसा होना चाहिए जो क्या है, बच्चे आकर्षित हो देख के। अमूर्त को मूर्ति करने वाले चित्र होने चाहिए। अमूर्त को मतलब जो चीज़ें बच्चे कल्पना कर रहे हैं उसकी क्या है, मूर्ति करने वाले एक चित्र होने चाहिए। कोई चीज़ अगर हम बता रहे हैं, ऐसे भाषा से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसकी कोई ना कोई मूर्ति होनी चाहिए, कोई ना कोई रंगीन फिगर बना होना चाहिए, जिसको देख के क्या करेंगे, आप उसको बताएं कि ये इसका आँख है, ये एक लड़का है, ये लड़के की आँख है, ये नाक है, ये होठ है, ये दांत है। ऐसा ही देखे ना, एरो दे दे के सबका नाम लिखा होता है, तो क्या होना चाहिए, अमूर्त मतलब नाक, कान, आँख, मुँह। आप बच्चे को नहीं पता है, बच्चा फिगर देख के आकर्षित हो गया। अमूर्त चीज़ें क्या थी, आँख, कान, नाक का, तो इसको आप क्या करें, उसी फिगर को देख के क्या करें, आप उसको बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अगला है समावेशी शिक्षा। क्या है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें क्या है, अलग अलग भाषा के, अलग अलग मानसिक क्षमता के क्या है विद्यार्थी जब एक क्लास में बैठ क्या करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। मानसिक क्षमता अलग अलग हो सकती है, ठीक है, भाषा अलग अलग हो सकती है, उनका रहने का परिवेश भी अलग अलग हो सकता है, अलग अलग समाज से भी आए होंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग संस्कृति से जुड़े होंगे, अलग अलग धर्म से जुड़े होंगे। जब उन सारे को एक ही जगह क्या बैठा के एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। आइए देखते हैं इसका महत्व क्या है, इसमें चुनौती क्या है, ठीक है, इसमें साधन क्या है, सबके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा, पहली पॉइंट है अलग अलग विद्यार्थियों का एक साथ होना। जब अलग अलग विद्यार्थी एक साथ होते हैं उसे क्या कहते हैं, समावेशी कक्षा या समावेशी, ठीक है, एक ही क्लास में पढ़ाएंगे तो समावेशी शिक्षा कहेंगे। अगला कह रहा है कि अलग अलग प्रतिभा के, ठीक है, अलग अलग प्रतिभा के बच्चों का एक साथ होना। जब अलग अलग प्रतिभा के रहेंगे और उनको एक साथ रखा जाएगा, जैसे कुछ मंद बुद्धि होंगे, कुछ तीव्र बुद्धि होंगे, कुछ सामान्य बुद्धि वाले होंगे, जब उन सबको एक साथ रखा जाएगा तो क्या होगा हमारा, समावेशी। वो क्या होगा, समावेशी। परिभाषा क्या इसकी होने वाली, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होने वाली, इस पर ध्यान दीजिए। जब अलग अलग प्रतिभा के विद्यार्थी, जब अलग अलग प्रतिभा के विद्यार्थी एक कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं तो उस कक्षा को समावेशी कक्षा कहते हैं। अलग अलग प्रतिभा के बालक जब एक ही कक्षा में बैठ के पढ़ेंगे तो उसी को समावेशी कक्षा कहेंगे, ठीक है। अलग अलग विद्यार्थी, लेकिन कैसे, प्रतिभा में अलग अलग प्रतिभा वाले क्या है विद्यार्थी जब एक ही कक्षा में बैठ के पढ़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे, समावेशी कक्षा। इसका नेक्स्ट डिफिनेशन क्या हो सकता है, और का मतलब यहाँ से ये है कि अगला डिफिनेशन से और क्या हो सकता है, जब एक ही कक्षा में सृजनशील, याद रखिए, जब एक ही कक्षा में सृजनशील, जब एक ही कक्षा में प्रतिभाशाली की बात, तो जब एक ही कक्षा में सृजनशील, प्रतिभाशील और सामान्य बालक, मंद बुद्धि बालक एक साथ बैठकर पढ़ते हो तो उसे समावेशी कक्षा कहते हैं। क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, सृजनशीलता अलग अलग हो, सीखने की शक्ति सबकी क्या हो, अलग अलग हो, ग्रहण करने की शक्ति सबकी क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। प्रतिभाशाली, सामान्य बालक, मंद बुद्धि, जो तीव्र बुद्धि वाले हैं वो भी, जो मंद बुद्धि वाले हैं वो भी, सबको जब एक ही क्लास में बैठा के पढ़ाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, समावेशी शिक्षा, ठीक है। अब कह रहा है समावेशी कक्षा का महत्व क्या है, समावेशी कक्षा का महत्व, समावेशी कक्षा का महत्व, इसमें हम लोग विकलांगता को भी डाल सकते हैं, ठीक है।
लेकिन अभी बस समावेशी कक्षा की बात हो रही है। आगे आइए देखते हैं महत्व क्या इसका है। समावेशी कक्षा एक संसाधन है। क्या है? समावेशी कक्षा एक संसाधन है। ठीक है, महत्व इसका क्या है? समावेशी कक्षा संसाधन है एक, और समावेशी कक्षा बालक के भाषाई हेतु आवश्यक है। कह रहा है कि एक संसाधन के रूप में ये कह रहा है कि जब बालक को क्या है, एक से अधिक भाषा जब आएगी, ठीक है, इसका महत्व है कि जब बालक क्या है एक से अधिक भाषा में जानता रहेगा तो उसे क्या है अलग अलग भाषा में आप क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और यहाँ पे जो बोल रहा है समावेशी कक्षा बालक के भाषाई हेतु आवश्यक है। अगर अलग अलग भाषा के लोग रहेंगे तो उसमें क्या है, बालक जो है अंतर क्रिया करे क्या करेगा, अधिक से अधिक भाषा सीखेगा। ठीक है, यही इसका महत्व है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसका कि समावेशी कक्षा में शिक्षण रुचिकर होती है। समावेशी कक्षा में शिक्षण क्या होती है, रुचिकर। शिक्षण मतलब पढ़ाने की बात कर रहा है, रुचिकर होती है। अब भारत की सभी कक्षाएं समावेशी, भारत में जितनी भी सारी कक्षाएं सब क्या होती हैं, समावेशी कक्षाएं होती हैं। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे समावेशी कक्षा की समस्या क्या है? समावेशी कक्षा की समस्या क्या है? उचित भाषाई परिवेश का निर्माण ना होना। जब भाषा पढ़ाया जाता है, जैसे हिंदी की बात हो गई, इंग्लिश की बात हो गई, उर्दू की बात हो गई, अगर किसी एक पर्टिकुलर भाषा की जब बात होती है, जब किसी एक भाषा का क्या है ज्ञान दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उचित भाषाई परिवेश का निर्माण। तो वहाँ पे क्या होता है, उचित भाषा ग्रहण हम नहीं कर पाते हैं, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर बस इंग्लिश की बात हो रही है तो बस इंग्लिश अगर हम सिखा रहे हैं तो कुछ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे उन्हें क्या होगी, परेशानी होगी इंग्लिश सीखने में। अगर जब हिंदी की बात हो रही तो इंग्लिश वालों क्या होगी, परेशानी होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है उचित भाषाई परिवेश का निर्माण न हो पाना, उचित भाषा न सीख पाना। आइए आगे, समावेशी कक्षा अध्यापक हेतु एक चुनौती है। और क्या है, टीचर के लिए एक चुनौती है। अगर कई भाषा के बच्चे अगर वहाँ पे क्या है बैठे हैं आपकी कक्षा में, तो आपको समझाने में, पढ़ाने में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकती नहीं है, होती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एक ये चुनौती है। ठीक है, जब समस्या की बात कहेगा तो एक चुनौती है, जब महत्व की बात करेगा तो एक संसाधन है। याद रखिए, एक संसाधन कब कहेगा, जब महत्व की बात होगी, और चुनौती की बात कब करेगा, जब एक समावेशी कक्षा की समस्या की बात करेगा। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं इसमें जो ट्रिक कर रहा हूँ इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आइए आगे, इसमें बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। जब अलग अलग भाषा के बालक होंगे तो क्या है, जब आपस में वो अंतःक्रिया नहीं कर पाएंगे। अगर अंतःक्रिया करते भी तो उसकी भाषा क्या है, एक दूसरे की भाषा वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए क्या है, बच्चों को सीखने में कठिनाई हो सकती है। जैसे अंतःक्रिया से ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं आपस में बहस करके, बात करके, तो वो चीज़ें क्या नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे भी क्या सीखने में कठिनाई होगी। आप इसका समाधान कैसे करें? अध्यापक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक को क्या, अध्यापक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। अगर अध्यापक को शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं है तो क्या है, बहुभाषिक कक्षाओं को, समावेशी कक्षाओं को क्या है, हैंडल नहीं कर पाएगा। आगे आइए, समावेशी कक्षा में विद्यार्थी को अंतःक्रिया कराने हेतु प्रेरित करना चाहिए। समाधान ये हो सकता है कि उन दोनों को क्या है, अलग अलग भाषा के बच्चे हैं तो उनको क्या है, अंदर से आप क्या है प्रेरित करिए। अभी प्रेरित आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है उसको क्या अंदर से आपको क्या करना है, मोटिवेट करना है अंदर से, जिसकी वजह से क्या है आपस में वो अंतःक्रिया करना स्टार्ट कर दें। जब आपस में वो अंतःक्रिया करेंगे तब क्या है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा भाषा क्या होगा, ज्ञान होगा। आइए आगे, अगला पॉइंट, अधिक से अधिक गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए, जैसे कवि सम्मेलन। अधिक से अधिक गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए, जैसे कवि सम्मेलन। आगे ये देखते हैं बहुसांस्कृतिक कक्षा। बहुसांस्कृतिक कक्षा ये अलग है, ठीक है। बहुसांस्कृतिक कक्षा क्या कह रहा है, भारत के अनेक संस्कृतियों का संगम है। भारत जो है अनेक संस्कृतियों क्या है, संगम है। भारत में, इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग संस्कृति वाले क्या हैं यहाँ पे रहते हैं। ये इसलिए क्या है, संगम मतलब सब लोग यहाँ पे क्या अलग अलग संस्कृतियों के लोग यहाँ पे रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संगम। हमारी कक्षाएं भी विभिन्न संस्कृतियों का क्या है, संगम है। हमारी
कक्षाएं भी क्या है, विभिन्न संस्कृतियों क्या है संगम है। उसमें क्या है, हिंदू भी आ रहा है, मुस्लिम भी आ रहा है, सिख भी आ रहा है, ईसाई भी आ रहा है। हर धर्म वाले क्या है वहाँ पे आके क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होने वाली है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। परिभाषा क्या होगी, जब एक ही कक्षा में कई संस्कृतियों वाले विद्यार्थी मौजूद हों तो उसे बहुसांस्कृतिक कक्षा कहते हैं। जब एक ही क्लास में बहुत से संस्कृतियों वाले क्या है बालक उपस्थित हों तो उसे क्या है बहुत संस्कृति वाले क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। और संस्कृति होती क्या है, संस्कृति क्या होती है, हमारा खाना पीना, हमारा खान पान, उठना बैठना, कपड़े, पूजा स्थल, रीति रिवाज आदि एक सांस्कृतिक कहलाती है। जैसे हर संस्कृति के, हिंदू का पहनावा अलग होता है, मुस्लिमों हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, ठीक है। उनके शादी ब्याह में चर्च वाले ईसाई का अलग होता है, ठीक है। ये जितने धर्म वाले हैं उनका जो है पहनावा क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हिंदू में क्या होता है, शादी होती है तो जो क्या जो शादी का जो जोड़ा होता है वो कलरफुल, वैसे ही जब मरते हैं तो उनका होता है। और क्या होता है इसमें, मुस्लिमों में क्या होता है, वाइट कपड़े की बात होती है, ब्लैक, ऐसे क्या है अलग अलग कपड़ा यूज करते हैं। तो क्या है पहनावा ओढ़ावा सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे आप पीके देखे होंगे, आप लोग पीके मूवी देखे होंगे, उसने दिखाया है बहुत अच्छे से, ठीक है। उसमें क्या होता है, आमिर खान बहुत कंफ्यूज रहता है। तो क्या है, संस्कृति की बात हो रही थी। आइए आगे, हमने क्या बताया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुसांस्कृतिक कक्षा का महत्व। इसका महत्व क्या है, बहुसांस्कृतिक एक संसाधन है। जहाँ जहाँ पे महत्व की बात किया है वहाँ वहाँ वो क्या बना है, संसाधन। जहाँ जहाँ महत्व की बात बना वहाँ पे क्या कहा है, संसाधन। और जहाँ जहाँ समस्या की बात की है वहाँ पे क्या किया है, एक चुनौती। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए, ट्रिक है, समझ लीजिए इसको। जहाँ पे क्या है महत्व की बात करेगा तो एक संसाधन, चाहे वो क्या है समावेशी कक्षा हो, चाहे बहुभाषिकता हो, वो क्या है एक संसाधन के रूप में वहाँ देखा जा रहा है। लेकिन जहाँ पे समस्या की बात आ रही है तो उसे क्या है एक अध्यापक के लिए वो चुनौती हो रही है। आइए आगे, एक संसाधन है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुसांस्कृतिक कक्षा में व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास होता है, उसका जो मनोवृत्ति है, जो वो है पर्सन अंदर, जो उसका स्वभाव है, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं बहुत से सारे चेंजेस होने लगते हैं। और अदर संस्कृतियों के बारे में क्या वो जानता है तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ज्ञान अर्जन करता है, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, व्यक्तित्व का विकास, मानवता का विकास, ठीक है। क्योंकि हर धर्म में रिवाज, रीति रिवाज, पहनावा ओढ़ावा अलग अलग होता है। तो उससे हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ उनका रीति रिवाज से, उनके पहनावे ओढ़ावे से और उनके पूजा स्थल से कुछ न कुछ संबंध होता है, भाव से, ठीक है। उसी को कह रहा है व्यक्तित्व का विकास होता है। आइए आगे, बच्चे के शब्दकोश का विकास होता है। बच्चे अधिक से अधिक शब्दकोश क्या करते हैं, याद होती है उनको, अधिक से अधिक शब्दकोश इकट्ठा करते हैं। बालक सभी संस्कृतियों का क्या सम्मान करना सीखते हैं। बालक सभी संस्कृतियों क्या है, सम्मान करना सीखते हैं। आइए, बालक में सहिष्णुता का विकास होता है। नेक्स्ट हमारा है बहुसांस्कृतिक कक्षा की चुनौती, ठीक है। जो समस्या की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे महत्व की बात था तो क्या है संसाधन हो गया था, और जब समस्या की बात करेगा या चुनौती की बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अध्यापक के लिए एक चुनौती। यहाँ समस्या की यहाँ चुनौती भी हो सकती है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे, ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ पे समावेशी कक्षा, बहुभाषिक कक्षा, ये जहाँ जहाँ पे क्या है महत्व की बात करेगा वहाँ पे संसाधन के रूप में यूज होगा। और जहाँ जहाँ पे यही चीज़ें समस्या के रूप में यूज की जाएगी तो वहीं अध्यापक के लिए क्या होगा, चुनौती। एक पॉइंट याद रखिए, जहाँ जहाँ पे महत्व की बात करेगा वहाँ पे संसाधन होगा, चाहे समावेशी हो चाहे बहुभाषिकता हो, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ समस्या या चुनौती की बात करेगा वहाँ टीचर के लिए क्या होगी, समस्या या चुनौती पैदा करेगा। आइए, बहुभाषिक संघ कक्षा अध्यापक है तो एक समस्या चुनौती है, जो भी है हमने बताया। अब अगला पॉइंट कह रहा है विद्यार्थियों में, देखिए विद्यार्थियों में आपस में घुलने मिलने में समस्या होती है। वो आपस में क्या है, इंटरसेक्ट, अंतःक्रिया नहीं कर पाते क्योंकि उनकी भाषा अलग होती है। जब हम उनकी भाषा ही नहीं समझ पाएंगे तो उनके साथ अंतःक्रिया कैसे करेंगे, आप बताइए। अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आ रही है,
ठीक है, अगर कोई आया आपको कितना ही जितना उसकी इच्छा है उतनी वो गाली दे के चला गया, फिर भी आपका रिएक्शन कुछ नहीं होगा। अगर उस जिस भाषा का ज्ञान हमें होता है उसी के प्रति हम रिएक्शन करते हैं, जिस भाषा का ज्ञान नहीं होता है उसके प्रति हम रिएक्शन नहीं करते हैं, बस देखते रहते हैं। तो वही बात ये है कि बालक जब भाषा ही नहीं समझ पाएगा तो अंतःक्रिया कैसे करेगा, जब अंतःक्रिया नहीं करेगा तो रिएक्शन कैसे करेगा। जिस भाषा का ज्ञान नहीं होगा ना, उस भाषा में कोई कितना भी गाली क्यों न दे आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा। अगर लेकिन जिस भाषा का ज्ञान होगा, अगर उसमें बस एक वर्ड एक शब्द अगर थोड़ा सा टेढ़ा बोला तो समझ लीजिए आपका वाई क्या है, हाइपर हो जाएगा माइंड। आगे आइए, लास्ट पॉइंट, भाषाई निर्माण में समस्या होती है। भाषाई निर्माण में क्या होती है, समस्या होती है। जब भाषा वाली चीज़ हम पढ़ाते हैं कि भाषा क्या है, कैसे निर्माण होता है, जब ABCD का निर्माण करेंगे, क से ज्ञ तक चीज़ें पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ना सिखाएंगे, इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे, तो जब अलग अलग भाषा के लोग रहेंगे तो आप क्या है, उनका निर्माण करने में क्या होती है, समस्या होती है। बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं इसके बाद, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्त समझ में आ गया होगा आप लोगों को। समाधान क्या होगा, समाधान में होगा अध्यापक को, समाधान देखिए इसका, समाधान देखिए ध्यान दीजिएगा, अध्यापक को स्वयं अनेक संस्कृतियों का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक को जो क्या है, खुद उसको स्वयं अधिक से अधिक संस्कृतियों क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्या रहा है, बच्चों को अंतःक्रिया करने का अधिक अवसर दें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बच्चों को अंतःक्रिया करने का आप अवसर देंगे, क्या होगा, कक्षा उतनी क्या होगी, आसान हो जाएगी। आगे आइए, अध्यापक को शिक्षण विधियों का ज्ञान, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अध्यापक क्या है, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट ऐसे जो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। आपको कंपेयर करके एक जगह लिखेंगे जब आप लोग, तो कंपेयर करके लर्न कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब कह रहा है अध्यापक को विभिन्न क्रियाकलापों का ज्ञान होना चाहिए, मतलब अतिरिक्त शिक्षण सहगामी क्रिया, मतलब और अलग से एक्टिविटी करने के लिए क्या है, शिक्षण के अलावा कि क्या उसको खेल कूद वगैरह की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, उसको पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट हेडिंग है बहुभाषी कक्षा। बहुभाषी कक्षा, बहुभाषी कक्षा क्या है, अधिक भाषाओं वाली कक्षा को क्या कहते हैं, बहुभाषिक कक्षा। जब एक ही कक्षा में कई भाषाएं बोली जाती है तो उसे क्या कहेंगे, बहुभाषिक कक्षा। आइए परिभाषा इसकी क्या है, जब किसी एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले विद्यार्थी उपस्थित हों उसे बहुभाषी कक्षा कहते हैं। सेम वही है, इसके पहले जो चीज़ें पढ़ी सेम वैसे है, बस शब्द चेंज हो रहे हैं। बहुसांस्कृतिक जगह अलग अलग संस्कृति वाले थे, बहुभाषिक जगह अलग अलग भाषा वाले थे। इन्हीं को क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। अलग अलग भाषा वाले भी रहे, चाहे अलग अलग संस्कृति वाले एक जगह रहे, उन्हीं को समावेशी कक्षा कहते हैं, जो सबको मिला के चलता है। अब इसमें अलग अलग कौन हो सकते हैं, भाषा वाले, उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, अवधी, ब्रज, बुंदेली, ये सब भाषा बोलने वाले क्या होंगे, इसमें आएंगे। आगे देखिए इसका महत्व क्या है, हमने कहा था कि जब जब महत्व की बात आएगी तब तब क्या होगा, संसाधन बनेगा, और जब जब समस्या की बात आएगी चुनौती बनेगा, चाहे चुनौती की बात आएगी तो समस्या बनेगा। आइए, बच्चों का भाषाई ज्ञान तीव्र से होता है। बच्चों का भाषाई ज्ञान क्या होता है, तीव्र होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का मतलब होता है, हमने पीछे क्या है सारे डिफिनेशन में व्यक्तित्व का मतलब बताया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ है नहीं, बस सेम वही पॉइंट बार बार देखिए, यही पॉइंट बार बार। बालक के शब्दकोशों का विकास, अभी आपने देखा, बालक भावी जीवन के लिए तैयार होता है। बहुभाषी कक्षा की समस्या, समस्या में हमने क्या बताया था, चुनौती देखिए यहाँ पे दिखा गया है, अध्यापक के लिए चुनौती। अब क्या, उचित भाषाई परिवेश का निर्माण ना होना, अभी इसके पीछे वाले में था, ठीक है। अब ये देखिए बहुभाषी कक्षा में विद्यार्थियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब अलग अलग क्या है भाषा के लोग रहेंगे तो उनको क्या है, सीखने में अधिक कठिनाई करनी पड़ेगी। अब ये देखिए कक्षा में अध्यापक की भूमिका क्या होती है, बहुभाषी कक्षा में भूमिका क्या होती है, शिक्षक को कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, ऑफ कोर्स, ठीक है। शिक्षक को शिक्षण विधियों का प्रयोग करना आना चाहिए, ये भी हमने बताया इसके पहले वाले में। अब ये नेक्स्ट हेडिंग है उपचारात्मक चाहे उपचारिक शिक्षण, इसको ध्यान सुनिएगा, उपचारात्मक चाहे उपचारिक शिक्षण। हमने पर्यावरण में आपको बताया था, निदान परामर्श वगैरह चीज़ें बताया था ना, कि पहले समस्या आती है, समस्या उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, निदान। निदान का मतलब होता है कारण का पता लगाना या व्यवहार का जानना, हमने बताया था। फिर उसके बाद बताया था समाधान, और समाधान में मैंने आपको बताया था क्या, निर्देशन,
परामर्श, सेम वही चीज़ है और कुछ है नहीं। आइए देखते हैं इसमें। शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उसे उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक जो भी शिक्षण विधि अपनाता है उसी को उपचारात्मक कहते हैं। मिला जुला के कारण का पता लगाना, कारण का पता लगा क्या करना, निदान मतलब कारण पता लगाना, कारण पता लगा के उसका क्या करना, उपचार करना, वही क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा बालक की समस्या को दो रूपों से दूर किया जाता है। किस रूपों से, दो रूपों से। आइए किसमें, पहला क्या है, पहला कह रहा है बालक के कठिनाई का सामूहिक रूप से निवारण, या उसको ग्रुप में रख के उसका निवारण उसमें करिए, या तो उसको पर्सनली मिल के अलग से व्यक्तित्व मतलब उससे पर्सनली मिल क्या करें, उसका निवारण करिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब क्या होता है, निदानात्मक एवं उपचारित शिक्षण का महत्व। महत्व क्या होता है, महत्व में इसके द्वारा सीखने व संबंधित इसके द्वारा सीखने संबंधित कारण का पता लगाते हैं। इसके द्वारा क्या, सीखने संबंधित कारण का, निदान का मतलब होता है कारण का पता ही लगाना। याद रखें, कहीं भी निदान आ जाए किसी भी सब्जेक्ट में, निदान का मतलब होता है कारण का पता लगाना या व्यवहार का जानना। हमने आपको पर्यावरण में अच्छी तरह बताया हुआ है। एवं उपचारित शिक्षण का महत्व क्या है, इसके द्वारा पहले क्या करते हैं, कारणों का पता लगाते हैं, फिर बालक की अपनी शक्ति एवं योग्यता अनुसार शैक्षणिक प्रगति करने का अवसर देते हैं। जो सीखा है, एक होता है शैक्षिक, एक होता है सहशैक्षिक। शैक्षिक मतलब सतत मूल्यांकन, सहशैक्षिक मतलब व्यापक मूल्यांकन। आगे आएगा, बात करते हैं उसमें। हमने बताया आपको व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इससे व्यक्तिगत समस्या दूर होती है और अन्य छात्र का समय बचता है। अगर क्या है, आपके क्लास में कुछ बच्चे क्या है बीच बीच में क्वेश्चन करते तो सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। जब उनकी समस्या दूर हो जाएगी तो क्या वो क्लास में क्वेश्चन करना बंद कर देंगे, जिससे क्या है कक्षा जो शांतिपूर्वक आप जैसा चाहेंगे उस तरह क्या है उस कक्षा में आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं आ सकती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या है, आइए। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य विद्यार्थियों के दोषों का निवारण करके उसे सामाजिक दृष्टि से अधिक कुशल एवं योग्य बनाना। उद्देश्य हमारा ये, उद्देश्य हमारा क्या है कि बच्चों को क्या करना है, दोषों से क्या करना, निवारण, उसके दोष से क्या करना, मुक्त करना है, उसको सामाजिक योग्य बनाना है। ठीक है, सामाजिक कुशल योग्य बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों के ज्ञान परख अशुद्धियों को दूर करना। जो अशुद्धियां हैं, जो उसमें कमियां, उसको क्या करना है, आपको परख के दूर करना है, कारण पता लगा के उसे दूर करना है। अब बच्चे के लेखन होने वाली त्रुटियों को दूर करना है। जो लिखता है, लिखते समय जो उससे त्रुटियां हो रही हैं उस त्रुटियों को भी आपको क्या करना है, दूर करना है। अब बच्चों में भाषाई आदतों का व्यवहार को विकसित करना है। जो उसका भाषाई व्यवहार है, जो उसकी आदत बनी है, ठीक है, उसमें अगर कोई कमी है तो उसको क्या करना है, आपको दूर करना है। आगे क्या कह रहा है, मानक भाषा को विकसित करना है। जो उसकी जन्मभूमि की क्या है, मानक भाषा मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं, जो किताबी भाषा है, उससे क्या करना है, उसको उसका विकसित करना है। ठीक है, मातृभाषा उसकी प्रधानता तो होती है, लेकिन आपको मानक भाषा पे क्या करना है, जोर देना है, उस पर भी क्या करना है, आपको विकसित करना। आगे ये अब भाषा में दोष कौन कौन से, जब बालक अपने स्वयं यंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, मतलब जब वो बोलता है तो क्या करता है, अपने जिह्वा, दांत, मुंह को क्या कर रहा है, वो नियंत्रित नहीं रख पाता है, तब उससे क्या होता है, भाषा दोष उत्पन्न होता है। जैसे ध्वनि परिवर्तन, बोलता कुछ और ध्वनि कुछ और आती है। ठीक है, छाता वाला छ बोलता है तो कौन सा छ आता है, एक छत्र तत्र वाला आता है। तो ऐसे क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें क्या उसकी ध्वनि कुछ अलग आती है। ठीक है, अब क्या होता है, तुतलाना, हकलाना, अस्पष्ट उच्चारण, तीव्र एवं अस्पष्टता मतलब तेजी से पढ़ रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं पढ़ रहा है, वो क्या है, तीव्र एवं अस्पष्ट वाणी, बोलने मतलब भाषा उसकी। अब उच्चारण दोष के कारण क्या हो सकते हैं, शारीरिक कारण हो सकता है। ठीक है, कहीं उसका क्या है, जीभ कटी हो, ये भी क्या है, विकलांगता का हो सकता है। क्या जैसे बूढ़े हो जाते हैं लोग तो दांत टूट जाता है, तो क्या है, आवाज़ जो है क्या है, भाषा जो शुद्ध शुद्ध बाहर नहीं निकलती, तो वो भी कारण होता है शारीरिक कारण। वर्णों के उच्चारण का ज्ञानता, उसको वर्ण के बारे में क्या है, सही से ज्ञान नहीं है उसके उच्चारण के बारे में। अब क्या कर रहा है, क्षेत्रीय बोली, या तो क्या वो क्षेत्रीय बोली का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है, यूज ज़्यादा कर रहा है, तब क्या है, क्षेत्रीय बोली का प्रभाव ज़्यादा होना, मतलब क्षेत्रीय बोली उसके ऊपर ज़्यादा, उसके ऊपर क्या है, जो उसकी वातावरण की जो भाषा उसके ऊपर क्या है, हावी है, ज़्यादा है। ठीक है, प्रभावी, इसलिए उसके अंदर क्या है, दोष आ सकता है। या अन्य भाषाओं का प्रयोग। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारण, अध्यापक की अयोग्यता, टीचर या तो
टीचर को खुद ही नहीं शुद्ध पढ़ना आ रहा होगा तो क्या स्टूडेंट को भी शुद्ध पढ़ना नहीं आया, क्योंकि अगर वो गलतियाँ करता है पढ़ते समय तो जब टीचर को नहीं पढ़ने आ रहा है तो क्या है वहाँ पे वो नहीं दूर कर सकता कमियों को उसके। अब क्या है, प्रयत्न लाघव कम करना, मतलब शॉर्टकट अपनाना। कभी कभी क्या होता है पढ़ते समय हम जैसे कुछ वर्ड कठिन आते हैं तो उसको हम आगे लेके चले जाते हैं फ्लो में, उसको छोड़ देते हैं, गैप कर देते हैं, ठीक है। वही शॉर्टकट अपनाना, क्या करना, शॉर्टकट। शुद्ध भाषा के वातावरण का भाव, और क्या होता है भाषा का भाव इसलिए भी होता है क्या, वातावरण जो उसका इन्वायरमेंट है जहाँ पे वो क्या रह रहा है, जो उसके आसपास का परिवेश है वहाँ पे क्या होगा, या तो भाषा का अभाव होगा तब वो नहीं क्या उसके अंदर दोष आ सकता है, या तो अक्षरों एवं मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान, उसको अक्षर ही नहीं समझ में आ रहे हैं, अक्षर का ही ज्ञान नहीं है, स्पष्ट शब्द नहीं, उसका वर्ड क्या क्लियर नहीं है। अब ये अलग से आप लोग के लिए मैं लिखवा दिया हूँ, अधिगम संबंधित दोस्त, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। यहाँ से 1 नंबर आपका कंफर्म आने वाला है, ठीक है। डिसलेक्सिया जिसके में रहेगा क्या है, पठन संबंधित दोष होगा। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी, डिसग्राफिया लेखन संबंधी, डिसफेजिया भाषा। देखिए डिसलेक्सिया पठन, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन की बात कर रहा है, कैलकुलेशन से पढ़ने की बात हो गई। डिसग्राफिया ग्राफ का मतलब रेखा खींचना, रेखा खींचना मतलब लेखन करना। तो जब डिसग्राफिया डिसकैलकुलिया हो गया तो डिसलेक्सिया से आप समझ सकते हैं पढ़ना, ठीक है। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन जोड़ना घटाना, डिसग्राफिया रेखा मतलब लिखना खींचने की बात कर रहा है, तो इन दोनों से हो गया। तीसरा डी वाला याद हो जाएगा। और डिफेजिया मतलब भाषा संबंधित, अफेजिया मतलब मानसिक क्षति। यहाँ का याद रखिएगा, भाषा यहाँ पे क्या है, मानसिक क्षति के कारण भाषा संबंधित, और यहाँ पे एक और है, यहाँ पे थोड़ा हाँ मानसिक क्षति के कारण, मानसिक क्षति के कारण एलेक्सिया होगा, लेकिन मानसिक क्षति के कारण भाषा संबंधित दोस्त में क्या हो जाएगा, भाषा संबंधित दोस्त में आपका हो जाएगा अफेजिया। ये दोनों कंफ्यूजन करेंगे, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसके बाद है डिस्थीमिया तनाव, डिस्मेरिफिया भ्रम, बाकी बुलिमिया, ठीक है, बुलिमिया ये भोजन, फ्रोजिया उम्र, डिसमेथिया शर्म, ये सारी चीज़ें आप लोग लर्न कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, सब कुछ क्लियर होगा बिल्कुल। भाषा और विचार क्या है, भाषा और विचार। दोस्त अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग शेयर कर दिया करिए प्लीज़, ठीक है। चलिए देखते हैं भाषा और विचार। भाषा भाव एवं बौद्धिक क्षमताओं को, क्या चीज, भावों, एक्सप्रेशन, ठीक है, भाव एवं बौद्धिक क्षमताओं को अर्थपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और इसके लिए हम क्या है, वाचिक, ठीक है, वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। कहने का सेंस ये है कि भाव का मतलब जो अंदर हमारे क्या एक्सप्रेशन है, जिसको सुख दुख कहते हैं, ठीक है, उस भाव को क्या है प्रकट करने के लिए, और बौद्धिक क्षमता जो हमारी सोचने की शक्ति है, जो कैपेसिटी है, उसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, वाचिक ध्वनियों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। अपने भाव और बौद्धिक क्षमताओं के, ठीक है, अपने भौतिक क्षमताओं को अर्थपूर्वक मतलब एकदम सुदृढ़ साफ सुथरे शब्दों में, ठीक है, कम शब्दों में क्या करना, उस समय व्यक्त करना है, तो किसका लेते हैं सहयोग, वाचिक ध्वनि का। आगे भाव, भाषा के मुख्य 4 भाग होते हैं, ठीक है। भाषा के भाग मतलब भाषा कितने पार्ट में होते हैं, तो भाषा क्या है, 4 पार्ट में है। पहला है स्वनिम, स्वनिम का नाम क्या क्या होता है, ध्वनि, ध्वनिग्राम, स्वनग्राम और चाहे स्वग्राम। इसके क्या होते हैं, इसके 4 नाम एग्जाम में जो है आप लोग ऑप्शन में ये ध्वनि, चाहे ध्वनिग्राम, चाहे स्वनग्राम, चाहे स्वग्राम, किसी भी नाम से आ सकता है, उसका मतलब स्वनिम होगा। स्वनिम का मतलब होता है वर्ण, जितने भी वर्ण आते हैं, क ख ग घ पूरे टोटल जितने वर्ण आते हैं वो क्या होते हैं, स्वनिम होते हैं। और यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, और सिंगल रहता है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जैसे किसी अदर शब्द के साथ अगर ये ज्वाइंट होता है तो उसके शब्द में क्या करता है, परिवर्तन लगता है उसके अर्थ में।
नीचे लिखा गया है किसी भी शब्द में लगाने से उसके अर्थ में क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। तो कहने का सेंस ये है, स्वनिम क्या है, वर्ण है, और वर्ण क्या है, क से ज्ञ तक कुछ भी वर्ण है, और ये क्या है, सबसे छोटी इकाई है, और अकेले रहता है तो इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब किसी के साथ ऐड हो जाता है तो उसके अर्थ क्या कर देता है, चेंज कर देता है। आगे आइए, रूपिम। रूपिम का मतलब होता है शब्द। शब्द मतलब जैसे दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो रूपिम शब्द का मतलब क्या है, राम, राधा, राम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दो शब्द उसमें, दो वर्ड उसमें होने चाहिए। अगला देखिए, वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास, वाक्य मतलब हो गया सेंटेंस, विन्यास मतलब हो गया उसको खंड में तोड़ना। विन्यास मतलब तोड़ना, और वाक्य मतलब सेंटेंस। तो सेंटेंस के तोड़ने की बात कर रहा है, तो सेंटेंस को किस भाग में तोड़ते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया, इंग्लिश में पढ़े हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, हेल्पिंग वर्ब, यही सब है, कर्ता, कर्म, क्रिया इत्यादि। इसको क्या कहेंगे, वाक्य विन्यास। आगे देखते हैं, अर्थ विन्यास क्या होता है, अर्थ सही हो। अर्थ विन्यास मतलब जो हमारा क्या है वाक्य, उसका जो सेंटेंस का जो सेंस है वो सही होना चाहिए। ठीक है, नोट में देखिए, रूपिम। रूपिम का नाम क्या है, जैसे हमने ऊपर बताया कि ध्वनि, ध्वनिग्राम, और ये इसका अदर नाम है, तो यहाँ पे भी रूपिम का ये क्या है, दो नाम है, रूपग्राम चाहे पदग्राम। रूपग्राम चाहे पदग्राम। जब बच्चे को स्वनिम का ज्ञान हो जाता है तब सिखाना चाहिए। जब बच्चे को स्वनिम का ज्ञान हो जाता है तब रूपिम पे क्या करते हैं, आते हैं। जब बच्चे को क से ज्ञ तक वगैरह वर्ड लर्न हो जाए तब इसके बाद उसको ज्वाइन करके पढ़ाना चाहिए, आपको सिखाना चाहिए, उसी को कहते हैं रूपिम। ठीक है, रूपिम। वाक्य विन्यास के अंतर्गत हर शब्द को क्रमिक रूप से रखा जाता है। जो वाक्य विन्यास है, पहले कर्ता आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, इसका एक रूल होता है, उसी के अनुसार आपको रखना पड़ता है। देखिए, जैसे में रखा जाता है, जैसे मोहन घर जाता है, मोहन हमारा क्या हो गया, कर्ता। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। ऐसे आपको क्या होता है, रखना होता है वहां पे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, आपादा के लिए, ये सारे रूल आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, वहीं से इसको लिया जाता है। अब कह रहा है, अब देखिए, मोहन घर जाता है, आप नेक्स्ट कह रहा है कि अर्थ विन्यास के वाक्य में दिए गए सभी शब्द अर्थपूर्ण हो। और जो क्या है, वाक्य विन्यास में जितने भी शब्द हैं उनका क्या एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। रमेश काफी पीता है, और काफी पीता है रमेश, सब में क्या है, सेंस एक ही निकल रहा है। ठीक है, रमेश कॉफी पीता है चाहे कॉफी रमेश पीता है। ठीक है, रमेश कॉफी पीता है चाहे कॉफी पीता है रमेश, बात एक ही है। सेंटेंस हमारा क्या अर्थ, क्या अर्थपूर्ण, उसका अर्थ क्या रहा है, निकल रहा है। भाषा का महत्व, नेक्स्ट क्या है हमारा, भाषा का महत्व। ध्यान दीजिए, भाषा के महत्व में क्या है, दूसरे के विचारों को प्रभावित करने के लिए। भाषा का महत्व क्या है, दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए। अगर किसी के माइंड में कुछ थॉट चल रहे हैं तो आप क्या, अगर उसको भाषा ज्ञान है तो आप अपने भाषा के ज्ञान पे उसके थॉट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ध्यान को आकर्षित करना, अपनी तरफ क्या करना, आकर्षित करना, खींचना। कोई कहीं अगर उसका ध्यान कहीं और है, जैसे बच्चे होते हैं तो वो क्या होता है, क्लास को रुचिकर बनाना होता है, कक्षा का रुचिकर बनाना होता है, तो अपनी तरफ क्या करते हैं, उसका ध्यान आकर्षित करते हैं, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के कोई स्टोरी क्रिएट करके हम क्या करते हैं, उसे सुनाते हैं। आगे ये शैक्षिक उपलब्धियां हेतु। शैक्षिक उपलब्धियां का मतलब होता है, एक होता है सहशैक्षिक, एक होता है शैक्षिक, एक होता है सतत मूल्यांकन, एक होता है, ठीक है, व्यापक मूल्यांकन। तो जो शैक्षिक होता है हमारा सतत मूल्यांकन होता है, और जो सह शैक्षिक होता है वो हमारा व्यापक मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो यहाँ शैक्षिक उपलब्धि हो मतलब जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसका क्या है, समय समय पे चेक करना चाहिए। इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि हो, जो उसकी इच्छा है, ठीक है, और जो आवश्यकता है उससे क्या हो, संतुष्टि हेतु। ये भाषा क्या है, कोई इच्छा हमारी होती है, कोई भावना अंदर हमारे रहती है, तो क्या करते हैं, इसको हम भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिससे क्या होती है, वो हमारी अपनी इच्छा को क्या करते हैं, भाषा के द्वारा अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक मतलब दोस्त की तरह एक तरह बात हो सकती है, कारक। ठीक है,
स्वास्थ्य, बच्चे का स्वास्थ्य ना सही हो तो उसके अंदर कारण आ सकता है बुद्धि, ठीक है, मानसिक क्षमता कमजोर हो, सामाजिक व आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, जहाँ वो रह रहा है वहाँ का माहौल सही नहीं हो, ठीक है, और उसकी आर्थिक स्थिति ना सही हो तब उसमें दोष आ सकता है। परिवार का आकार छोटा, जब परिवार का आकार छोटा है तो बच्चे क्या है, कम सीख पाते हैं, ठीक है। अब आगे ये अद्विभाषावाद, जहाँ पे एक ही समाज में कई भाषा बोलने वाले होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, द्विभाषावाद, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चों को सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। संवेगात्मक तनाव होता है ना, संवेगात्मक तनाव का मतलब होता है टेंशन, जो बात कोई चीज़ क्या होता है, कोई माइंड में चलता रहता है थॉट, उसको लेकर क्या होता है, एक तनाव बना रहता है, वैसा माहौल नहीं होना चाहिए। व्यक्तित्व, सबका अपना अपना नेचर होता है, कुछ लोग का नेचर सीखने का होता ही नहीं है, कुछ लोग सीखना चाहते हैं हमेशा, हर घड़ी, हर वक्त, हर किसी से। लिंगी विभिन्नता, जहाँ अगर बच्चा रह रहा है वहाँ पे क्या लिंग का विभेदन नहीं होना चाहिए कि लड़के लड़के के साथ, लड़कियाँ लड़की के साथ बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आगे ये चिंतन, चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव के मस्तिष्क में हमेशा गतिशील रहती है, हमेशा हमेशा गतिशील रहती है। याद रखिए, वो सोता रहेगा तो भी क्या होगी, उसकी मानसिक चिंतन क्या है, उस समय चलती रहेगी। याद करना, कल्पना करना, अनुमान लगाना, ये क्या होता है, चिंतन के गुण होते हैं। चिंतन को पहचाना जाता है ऐसे, जब आप कहीं अनुमान लगा रहे हैं तो आप समझ लीजिए चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। कोई कार्य कर रहे हैं तो अनुमान लगा रहे हैं, कोई चीज़ याद कर रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं तो वहाँ पे समझिए क्या हो रहा है, चिंतन हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है। फ्रेंड्स, ऐसा कि लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश कंटिन्यू यही रहेगी, मैं सारा वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। तो जैसा है कि आप लोगों ने शिक्षण में हिंदी का 2 मैं पहले बनाया हुआ था, आज इस शिक्षण जो है जितना रिकॉर्ड हो चुका है उतना मैं आज डाल दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। और बाकी जो बचा है नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसके जस्ट बाद अब हमारा बचा हुआ है मैथ्स और साइकोलॉजी, 2 बचा हुआ है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं ट्रिक का सोच रहा हूँ एक बिल्कुल अलग से वीडियो रखूंगा जिसमें क्या है, बस केवल ट्रिक होगी और ट्रिक के साथ साथ उसमें जो वर्ड है, हमने बताया था वर्ड, जो प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया था, सरोकार का मतलब लगाओ, सृजनशीलता का मतलब क्या है, जागरूक करना, ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड थे जिसको मैंने इसी में क्या है, पर्यावरण में और हिंदी में क्या हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो है अगला वीडियो जो पहले तो मैथ के बाद साइकोलॉजी, लास्ट में मैं आप लोग के लिए ट्रिक लेके आऊँगा, एक शानदार ट्रिक जिससे कि आप लोग क्वेश्चन को विदिन सेकेंड में कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन काटने का, ठीक है, सबसे बड़ा होता है ऑप्शन काटना। अगर आप सीख गए, ऑप्शन के बाद अगर थोड़ा बहुत ऑप्शन बनता है और शब्द पहचानना जान जाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं पहले एक जो वीडियो उसमें बस ट्रिक की बात होगी और जो शब्द हैं जिसके अर्थ हम लोग को नहीं समझ में आते उस शब्द की बात होगी बस, ठीक है। और बाकी एक मैथ का और एक साइकोलॉजी का, 2 चीज़। इसके बाद समय बचता है तो मैं विषय वस्तु की बात करूंगा, ठीक है। सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको लेके आऊँगा। अभी एग्जाम आप लोग का 26 तक है, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ 2-4 दिन के अंदर ही संडे के पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो है कि ये शिक्षण का भाग कंप्लीट हो जाए, ठीक है। शिक्षण जैसे कंप्लीट होता है फिर विषय वस्तु पर हम आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता हो, आप लोग 2, 4, 6, 10 जितने लोग देखते हैं ना, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। शेयर करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ज़्यादा, मैंने बताया था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्या है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरे पास, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे मैं उतना जल्दी आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँगा। आप देख ही रहे हैं वीडियो में, अगर वीडियो देखें इन्वायरमेंट का कितने शॉर्ट में आप लोग को एकदम पूरा टोटल मिल चुका है, एकदम शॉर्ट में, ठीक है। उसको 1-2 बार रिवाइज करिए, 1-2 बार पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन लगाइए, देखिए प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, 1-2 बार पढ़ने के बाद नहीं मिल रहा है फायदा तो फिर कहिए हमसे, कमेंट आप करिए। तो पहले बताया था कि आप लोग देखने के बाद कमेंट जरूर किया करिए, नहीं करना है शेयर मत कीजिए, नहीं लाइक करना वो भी मत करिए, लेकिन प्लीज़ कमेंट करके कुछ ना कुछ जरूर बताइए कि नहीं सर नहीं है वगैरह वगैरह, कुछ जो समझ में आए आपको कमेंट लेकिन जरूर किया करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब मिलते हैं आप अगले वीडियो में, देखेंगे तो इसी से रिलेट करके आएंगे, नहीं तो मिलते हैं आप मैथ्स या साइकोलॉजी, दोनों में से कुछ होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका है कि आप लोग कमेंट में बोल दिया कि कौन सा शिक्षण में लेके आऊँ पहले, ठीक है। जो बताते हैं मैं शिक्षण लेके आ जाता हूँ, लेकिन आप लोग बताते ही नहीं, अपने मन से लेके आना पड़ता है, क्या करें। जितने लोग हैं उन्हीं लोग के लिए, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।